राजेश जी तमाम संगठन से जुड़े सभी साथीगण, हमारे संसद मित्र, लिया गया कि जिन लोगों का जमीन गया, सभ्यता गया, उनको कौन सी सभ्यता दिया गया, कहां पर बिठाएगा। नर्मदा आंदोलन आज से नहीं चल रहा है, जब से मेंबर पार्लियामेंट ने बख्शी समझे इधर आ जाए सब लोग, उधर आ जाओ, वहाँ जगह खाली पड़ी है, वहाँ के माध्यम से बाबा साहब के चरणों में अपने संदेश अर्पित करेंगे। जो मेरे भाई साथी बाहर अभी भी है, मेरा निवेदन है कृपया अंदर आ जाए, बहुत जगह है यहाँ पे, बाहर भी खड़े हैं, अभी खड़ा होना पड़ेगा, कुर्सियां अभी आने वाली है, कृपया अंदर आ जाए। देखिए जो भी बाहर है हरदान का देख, साइड में जो लोग खड़े गए कृपया सभी लोग अंदर आ जाए। जब इंसान पैदा होता है और जब कभी किसी समाज के, किसी देश के, शर्मा जी ने मेरे से कहा कि भाई मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा पंडित जी आशीर्वाद तो आप लोगों को हमको मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा उन नेताओं झूठ जिक्र करना ये होते जीवन का निहारो, हाँ मैं पढ़ते हुए काटे कभी पढ़ते नहीं है, राई यारो सब राई के निहारा नहीं है। इन सबों के साथ मैं कमेटी के चेयरमैन श्री मकवाना जी हमारे बीच में आ रहे हैं और वो बाबा साहब को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। उनके साथ हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री रामबाबू शर्मा जी कतार में आकर के अपने श्रद्धा सुमन कर रहे हैं। फोटो ले हटे तब ना सब आ जाना चाहिए, थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, साइड हो जाओ, बैक साइड में जाओ, बस साइड चलो इधर से आ जाओ, हो जाएगा कोई बात नहीं, सब आप इधर जा इनका एक मिनट इस बीच में हमारे सभी दिल्ली के दूर दराज से साथी आए हुए हैं, माताएं बहनें हम सभी का धन्यवाद करते हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बैठे हैं, बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। साथियों जैसा कि आप जानते हैं आज हमारे देश की बहुत बड़ी विभूति, दलितों के मसीहा, संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 115वीं जयंती है और इस सभा के माध्यम से आज यहाँ हम सभी लोग उनके चरणों में आए हुए तमाम डिपार्टमेंट्स के चेयरमैन, काउंसलर्स, एमएलएस और दूसरे सभी हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी और तमाम आए हुए उपस्थित सभी साथियों को मैं यहाँ अभिवादन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। मैं अपने बीच में आए हुए सबसे पहले मैं निवेदन कर रहा हूँ कि वो हमें बाबा साहब के बारे में अपने वक्तव्य से कृपया स्थान देंगे। हम सही से रामबाबू शर्मा जी। आदरणीय स्वामी जी, डॉक्टर गोपाल चारिया जी, गुजरात टाटा और दारियों को भी एक रोज देने का अधिकार संविधान में है, तो इस देश की गरीब जनता या छोटे से छोटे व्यक्ति को भी एक वोट देने का अधिकार है।
बाबा अम्बेडकर साहब ने अपने पूरे जीवन देश की सेवा की, गरीब लोगों की सेवा की, दीन दुखियों के लिए हमेशा काम किया। दलितों को ऊपर उठाने के लिए संविधान में उन्होंने रचना की। ऐसे महान पुरुष की जयंती लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने समाज के सभी लोगों को जोड़कर कांग्रेस की मुख्यधारा में बाबा साहब के उस प्रयत्न को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने हमें दिया था, जो संदेश उन्होंने हमें कहा था। थैंक यू वेरी मच शर्मा जी। शर्मा जी एक मिनट में आपका चाहूंगा, एक मोमेंटो हम दे रहे हैं इस मौके पर बाबा साहब की स्मृति के रूप में। तो आप जो राम बाबू शर्मा जी अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी को एक स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं बाबा साहब की पुण्यतिथि पर। जोरदार तालियों से ये सभी साथियों से निवेदन है जो प्रांगण के बाहर खड़े हैं वो साइड में आ जाएं और प्रांगण के सामने, मंच के सामने आकर अपना स्थान ग्रहण करें। ढोल बंद कर दीजिए, ढोल बंद कर दीजिए, राम कुमार जी ढोल बंद करवा दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। आदरणीय योगेंद्र मकवाना जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रबुद्ध कोष्ठ यानी विचार विभाग के चेयरमैन, आदरणीय सम्मानित मंच पर आसीन पूर्व मेयर हमारे वर्मा जी, मंच पर आसीन मेरे बहुत से साथीगण, डॉक्टर साहब भी यहाँ पे विराजमान है और हमारे हैं। और अगर ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो संविधान को लागू नहीं कर सकते, जो जनता जनार्दन की बात को आगे नहीं रख सकते या उनके हित की बात नहीं कर सकते, तो उन्हें राज करने का कोई अधिकार नहीं है। बाबा साहब ने सारी जिंदगी मजलूमों की लड़ाई लड़ी। बाबा साहब ने उस वक्त दलितों को कहा जाता था, यहाँ तक छूट थी, मैं एक प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की बात कर रहा हूँ जब हिंदुस्तान आधीन था, तो उस वक्त इतनी छूट थी कि उनको कुओं से पानी नहीं मिलता था, तालाब से पानी नहीं मिलता था। अरे भगवान का बनाया हुआ पानी, भगवान की बनाई हुई प्रकृति, आप उसके ऊपर बंदिश लगाते थे। लेकिन मैंने बीपीसीसी के 5 मिनट में अपना वक्तव्य वो भी रखें और उसके बाद हमारे बीच में हमारे और कई वक्तव्य करने वाले हमारे बीच में कई नेता हैं। मेरा निवेदन है कि थोड़ा समय लें सभी लोग, बाबा साहब के बारे में जितना भी हमें जानकारी दे सकते हैं कृपया इस 10 मिनट में दें, हमें बताएं कि हमें किस तरह से और आगे बाबा साहब को उसका अनुसरण करना है। डॉक्टर महेश दास जी। आदरणीय भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री श्री मकवाना जी, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ। आपको शायद ध्यान होगा सन 1932 में सब गोलमेज परिषद कॉन्फ्रेंस लंदन में चल रही थी। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा, कोई नाम नहीं लूंगा, 1947 में जो अंग्रेजों ने काम किया देश को बांटने का, अंग्रेजों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सभी लालच दिए कि आप देश को बांटो, देश का विभाजन करो। हरिजनों के साथ अत्याचार हुआ है, दलितों के साथ अत्याचार। गोलमेज परिषद के बाद, महात्मा गांधी के अनशन के बाद उन्होंने ये समझौता किया कि आज के बाद कोई भी देश के विभाजन की बात नहीं होगी। और अगर इनकी गहराइयों में आप जाएंगे तो इस बात का आपको सबूत मिलेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ा देशभक्त जो देश की एकता को कायम रखने वाला था, उनसे बड़ा उदाहरण मैं आज नहीं देख पा रहा हूँ। उसके बाद लोगों को जब प्रोत्साहन मिला, उन्होंने देश के बांटने में देर नहीं लगाई, देश बांट दिया। इससे अधिक इस विषय में नहीं कह पाऊंगा।
बहुत ज्यादा बातें हैं। दूसरी बात, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये समझाने की बात की कि दलितों में जो हमारे जो एक समाज है, जो 90% हिंदुस्तान का हिस्सा है, जिनको आज तक हक नहीं मिला, उनको ये बताया कि अगर एक घर के अंदर 5 आदमी हैं और एक अगर उसमें से डॉक्टर बन जाता है और 4 चपरासी रह जाते हैं, तो क्या वो घर खुशहाल कहलाएगा? लोगों ने कहा नहीं कहलाएगा। तो डॉक्टर बाबा साहब ने संविधान के अंदर रिजर्वेशन की ये व्यवस्था की कि जब तक 90% लोग, दलित लोग, जिनको शिक्षा के अधिकार से वंचित किया गया है, जिनको कि राजनीतिक अधिकार से वंचित किया गया है, का प्रावधान किया। आज बहुत सारे लोग, विरोधी पार्टी के लोग ये कहते हुए मिलेंगे कि रिजर्वेशन हटाया जाए। तो दोस्तों, आज इस मंच के आवाज से जो गोपाल पाड़ियानी जी ने मुझे ये मौका दिया है कहने का, आज ये प्रण करो कि ये रिजर्वेशन नहीं है, ये बाबा साहब ने हमारे जो हक छीने गए थे, उन हकों को वापस लेने का एक नाम है रिजर्वेशन, और इन हकों को हमें लेना है। और जो इन हकों को हमसे नहीं लेने देगा, तो हम रिजर्वेशन के नाम के बहाने से चुप नहीं बैठेंगे। और मैं ये बताता हूं कि कांग्रेस का इतिहास रहा है, ये हमेशा वो दलितों के साथ, कुचलों के साथ, उनके अधिकारों के लिए लड़ती रही है। दोस्तों, आज मैं समझता हूं इस पवित्र दिन पर, पावन दिन पर, अगर आज हम सिर्फ इतनी बात तय करके जाते हैं कि रिजर्वेशन भीख नहीं है, रिजर्वेशन तो एक नाम है, शब्द है। ये प्रावधान किया था डॉक्टर अम्बेडकर ने कि हजारों लाखों साल से जिन समाज के विभिन्न भागों का, जिन विभागों का शोषण किया जा रहा था, जिन विभागों को, जिन दलित भाई से भी मैं निवेदन करता हूं कि समाज के अंदर ये प्रचार किया जाए कि ये कोई मेहरबानी नहीं की जा रही है। देश को अगर आगे बढ़ाना है तो देश के 90% लोगों का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर उठाना पड़ेगा। क्योंकि मुझे सिर्फ 5 मिनट मिले हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 115वां जन्मदिन मना रहे हैं। हमारे बीच में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है, लेकिन एक दलित, गरीब व शोषित वर्ग में पैदा होकर भी महान बनने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम बड़े ही आदर सम्मान के साथ लिया जाता है। बाबा साहब का हैं और बाबा साहब के बहुत पुराने अनुयायी हैं। केवल भारती जी कृपया अपने वक्तव्य द्वारा हमें संबोधित करें। आदरणीय मकवाना जी, सुरेंद्र रेड्डी जी, राजकुमार जी, आर्य जी और साथियों, आज का दिन एक खास दिन है और इसमें कुछ हमने क्या किया, क्या नहीं कर पाए, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। 26 जनवरी 1950 को संविधान संपन्न हुआ। पार्लियामेंट में बाबा साहब ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जी को पेश किया और अपनी स्पीच में उन्होंने 2 बातें कही कि 26 जनवरी 1950 से एक युग शुरू होता है जिसमें सामाजिक, आर्थिक नाबराबरी को लेकर हम चल रहे हैं और पॉलिटिकल नाबराबरी को हम लेके चल रहे हैं। अब उसको ये देखना है कि जो बाबा साहब ने कहा था कि आर्थिक और सामाजिक नाबराबरी, आर्थिक और शैक्षिक जो प्रगति है, वो मैं अभी मकवाना जी से डिस्कस कर रहा था। उनको एक चिट्ठी भी लिखी है, सोनिया जी को भी लिखी है, गवर्नमेंट को भी लिखी है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 9000 के करीब स्टूडेंट्स SC/ST के भर्ती होने चाहिए, दाखिले होने चाहिए। उसमें पूर्ति नहीं होती है, स्टूडेंट मिलते नहीं हैं, 20% उसमें वैकेंसियां खाली रहती हैं। तो
उसके बाद जो बच्चे दाखिल होते हैं उनमें से 50% बच्चे बीच में छूट जाते हैं। अब आप आर्थिक और सामाजिक और शैक्षिक का अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ तरक्की हुई कि जो रिजर्वेशन 22.5% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को मिलती है। मेरे को और सबको दुआएं देंगे यार बार अच्छा काम हुआ है। इन बातों को देखने की जरूरत है कि अगर आपको कुछ करना है तो एक जगह ही रहना है, ताकत बनती है। जब ताकत बिखर जाती है तो फिर ना आपकी कोई सुनेगा और वो सुनेगा कि क्यों सपोज का दूसरे को करते हुए गाली देते हो। बातें बहुत करने की है, यहाँ इतना समय नहीं है, मौका नहीं है। इसीलिए मैं मकवाना जी से इस बात का आग्रह करूँगा कि बहुत सी कमियाँ आ चुकी हैं, हमारे में भी आ चुकी हैं, पार्टी में भी आ चुकी हैं, सरकार में भी आ चुकी है। उनको सबको देखने की जरूरत है ताकि एक पार्टी मजबूत हो, कांग्रेस मजबूत हो और काम करते रहे। आज इस पावन अवसर पर मैं आप सबसे निवेदन करूँ कि हम सब मिलकर बाबा साहब को याद करते रहे, उनके बताए हुए रास्ते से आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। शुक्रिया वर्मा जी। अब मैं निवेदन करता हूँ राजकुमार कोहली जी से कि वो आए अपना 2 मिनट का वक्तव्य प्रदान करें। श्री राजकुमार कोहली। आदरणीय डॉक्टर मकवाना साहब, द्विवेदी जी, भारती जी, सुजीत सिंह गांधी जी, त्यागी जी, डॉक्टर साहब, पहाड़ी साहब, बहन और भाइयों, तो चलेंगे तो एक दिन वो समाज आएगा, वो देश बनेगा जिसका सपन बाबा साहब ने देखा था। नमस्कार। थैंक यू कोहली साहब, बहुत सुंदर चित्रण आपने। मकवाना जी, चेयरमैन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग, आदरणीय देवेंद्र नाथ द्विवेदी साहब विचार विभाग के चेयरमैन हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, और यहाँ बैठे तमाम एमएलए साहिबान, कॉर्पोरेटर साहिबान, डिपार्टमेंट के ऑफिस बेयरर्स, कोहली साहब और तमाम नेता, और विशेष तौर पे अनुसूचित जाति जनजाति विभाग दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जुझारू व लोकप्रिय अध्यक्ष श्री गोपाल पहाड़िया जी का मैं विशेष धन्यवाद तालियों के साथ आपके माध्यम से करना चाहूंगा कि पहली बार शायद मेरे विचार में पहली बार इतना बड़ा स्केल पर बाबा साहब को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में याद किया जा रहा है। एक स्मरण सभा की जा रही है उनके जन्म दिवस पर, जो एक बहुत बड़ी अपने आप में बात है। इसके लिए मैं विशेष तौर पे गोपाल पहाड़िया जी व इनके डिपार्टमेंट की टीम को बहुत बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि कांग्रेस की बैकबोन रीढ़ की हड्डी दलित समाज है। विशेष तौर पे मैं पोलिंग बूथों पे मैं इस बात पर ध्यान द्विवेदी साहब का, मैं चेयरमैन साहब का दिलवाना चाहूंगा कि विशेष तौर पे दलित समाज के जहां बूथ होते हैं, उन बूथों पर जब कांग्रेस के डब्बे खुलते हैं, इलेक्शन के डब्बे खुलते हैं, तो कांग्रेस की जय जयकार होती है और कांग्रेस के वोट इस तरीके से उन्हें मिलते हैं जैसे कि झोली में टपक रहे हो। और बीजेपी को मात्र अनुसार मानता हूं कि काफी जागृति इस वक्त समाज में आई हुई है। विशेष तौर पर हम राजधानी में हैं, तो मुझे तो राजधानी का ज्यादा ज्ञान है। राजधानी में हमारे समाज में इस टाइम काफी एक अंदर से मुझे इस वक्त बाबा साहब के जन्मदिवस पर पीड़ा हो रही है। मैं एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पे आपसे एक डिमांड करना चाहूंगा कि जिस वक्त कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, जो दलितों को स्वयं आगे लाने का सपना देखा करते थे, और श्रीमती सोनिया गांधी जिसमें बलपूर्वक लगी हुई है, लेकिन नीचे कई एक जगह उसको इम्प्लीमेंट कराने में जो हम दलित समाज का जो भी प्रतिनिधित्व पूर्ण तरह मिलना चाहिए वो शायद नहीं मिल पा रहा है। चाहे वो हमारे पार्टी में विशेष तौर पर जिस पार्टी की बैकबोन रीढ़ की हड्डी दलित समाज है, दलित समाज के नाम पे आज किसी भी डिपार्टमेंट के फंक्शन कर लीजिए, कांग्रेस के किसी फंक्शन में देख लीजिए, वहां संख्या में दलित समाज के लोग ही खड़े रहते हैं। आज ये तो डिपार्टमेंट का फंक्शन है और फंक्शन में देख लीजिए, लेकिन जितना प्रतिनिधित्व की जब बात आती है तो दलित समाज को मैं समझता हूँ दरकिनार किया जाता है। आज कई जगह हमारे सरकार है, लेकिन दलित समाज को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। दलित समाज में अच्छे पढ़े लिखे लोग भी है, अनुभवी लोग भी है, आर्थिक रूप से संपन्न लोग भी है, लेकिन उनको आगे आने का मौका नहीं दिया जा रहा। मैं मकवाना साहब से विशेष तौर पे बाबा साहब के इस जन्मदिवस पर अनुरोध करूंगा कि दिल्ली में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको कि अगर मौका मिले तो बाबा साहब की जो एक सीख
कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हमें एक पावर दी है, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करा सकते हैं समाज में, अगर हमें इस तरीके का मौका मिला जाए। अभी मैं मकवाना साहब का एक जिक्र बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में हमारी सरकार है, दिल्ली में एक भी व्यक्ति हमारी पार्टी से चेयरमैन नहीं है दलित समाज का, या किसी बोर्ड या किसी कमेटी का मेंबरान नहीं है। दलित समाज के लोगों ने जिता के कांग्रेस को विधानसभा में भेजा है, 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिए हैं, 108 निगम पार्षद बना रखे हैं, लेकिन हमारे लोगों में कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा। दलित समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वो किसी भी मामले में किसी भी तरीके से सक्षम है काम करने में, और अच्छे मजबूत लोग हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, फिर हमें क्यों नहीं प्रतिनिधित्व दिया जा रहा। और विशेष तौर पर हमारी पार्टी में, बाबा साहब की पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में, सोनिया गांधी की पार्टी में, जिसमें कि दलितों का पूर्ण रूप से अपना सहयोग है, समर्थन है, आशीर्वाद है। तो मैं मकवाना साहब से विशेष अनुरोध करूंगा कि इस बात को पार्टी के हाई लेवल पर उठाएं और संगठन में और सरकार में हमारे लोगों को भरपूर प्रतिनिधित्व दिया जाए, ताकि समाज की और दशा समृद्ध हो सके, समाज एक बैलेंस हो सके, समाज एक लेवल पे आ सके। यही बाबा साहब की शायद इच्छा थी, जिन्होंने वो संविधान बना के शिक्षित, संगठित और संघर्ष रहने का एक हमें नारा दिया था। इसी के साथ मैं पुनः श्री गोपाल पहाड़िया चेयरमैन जी का दिल से कोटि रूप से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने एक बिखरे हुए दलित समाज को दिल्ली में आज एक मंच पे लाने का पहला ऐसा कार्य किया है। मकवाना साहब, आपको इनके लिए मैं दिल से आशीर्वाद देते हैं। अगर बाबा साहब भी ऊपर से आज श्री पहाड़िया जी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि उन्होंने पहली बार दलित समाज को एक मंच पर इकट्ठा किया है, और आगे भी मुझे विश्वास है कि पहाड़िया जी इसी तरीके से कार्यक्रम करके दलित समाज की अवेयरनेस करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। हम हर तरह से पार्टी के साथ हैं और हर काम में आगे बढ़ के हम हिस्सा लेते हैं। कोई भी कार्यक्रम होता है पार्टी का, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, किसी सेल का हो, हम ही लोग संख्या में होते हैं, हम ही वहाँ भीड़ होते हैं, हम ही नारा देते हैं, हम ही संघर्ष करते हैं। लेकिन जब कहीं बंटवारे पद की बात आती है, जो जाहिर है कि आज के माहौल में बगैर किसी पद के, बगैर किसी पावर के, बगैर किसी सहायता के हम लोग बहुत दिन से माननीय सोनिया गांधी जी को इस बात को कह सकते हैं कि हमारे दलित समाज के अभी अनुपात में कम से कम जरूर उसका रिप्रेजेंटेशन हमें मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है भाई हरराम सिंह ने कि दिल्ली में जितने भी बोर्ड कमेटीज हैं, एक भी नॉन एमएलए चेयरमैन नहीं है। एमएलए चेयरमैन तो हो सकता है किसी उसमें हो, लेकिन नॉन एमएलए कोई भी कांग्रेसी कार्यकर्ता जो शायद योग्यता में हो सकता है किसी एमएलए से किसी तरह से कम नहीं है, क्योंकि टिकट एक तो मिलती है, एमएलए एक बनता है, दावेदार बहुत हो सकते हैं दलित समाज में भी, लेकिन हमारे दूसरे लोगों को कहीं मौका नहीं मिलता है, जिससे कहीं ना कहीं हमको डिमोरलाइज भी होते हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमारी कोई पूछताछ नहीं है। तो सर हम आज इस माध्यम से, हालांकि ये बहुत ऐसा मौका नहीं है, बाबा साहब के जयंती का माहौल है और हम यहाँ उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं तो इकट्ठे हुए हैं, लेकिन फिर भी एक बात आई है तो आपके इस माध्यम से हम आपके सामने रखना चाहते हैं। कृपया इस ओर ध्यान दें और हमारे समाज में जो हमारा योगदान है उसके हिसाब से हमें उसका रेसिप्रोकल रहे, हमें उसके अनुपात में हमें कांग्रेस पार्टी में सम्मानजनक पद मिले, संगठन में मिले, सरकार में मिले, ताकि हमारा समाज हम लोग और आगे बढ़े काम कर सकें और आगे तरक्की कर सकें। इसी क्रम में मैं जोड़ते हुए आमंत्रण दे रहा हूँ हमारे डिप्टी मेयर रहे भाई पन्नाराम खेरवाल जी को कि 2 शब्दों में वो भी हमें बाबा साहब के बारे में जोड़ देते हैं। को यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज आप मेरे से पहले बहुत अच्छी तरह से सभी साथियों ने बाबा साहब के बारे में बता दिया है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हम लोग दलित लोग हैं और दलित लोगों को एकत्रित रहना बहुत जरूरी चीज है। आज बाबा साहब की देन है जिसकी वजह से उप महापौर बनाया, ये बहुत बड़ी बात है। साथियों, ये कांग्रेस पार्टी है जो एक दलित आदमियों के लिए जगह बनाती है। मैं ये चाहता हूँ कि सभी साथी हमारे जितने भी भाई बंधु हैं वो सभी कांग्रेस पार्टी में चढ़ बढ़ कर भाग लें। इसी में जो है और अपने वक्तव्य में लगाएंगे। हमारी काउंसलर है महिला कांग्रेस काउंसलर किरणवती गांधी और कांता रानी जी, मैं उनसे भी कहूँगा 2 मिनट वो भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। अभी माया देवी जी मंच पर उपस्थित श्रद्धेय मकवाना साहब और हमारे उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण जो मंच पर विराजमान है, हमारे गोपाल पहाड़िया जी जो अभी हमारे भाई पहाड़िया साहब मंच पर उपस्थित, मेरे निगम में साथी
सभी मेरी निगम में जो बहनें हैं, कांता रानी जी और मंच पर उपस्थित सभी मेरे लिए सम्मानित सदस्यगण, दिल्ली के हर जिले से, हर ब्लॉक से आए हुए सभी सम्मानित पिता समाज की जो प्रेरणाएं थी, जो उनके आदर्श थे, उनके बारे में बताया। मैं भी अपने शब्दों को जोड़ते हुए सबसे पहले सीमापुरी क्षेत्र की तरफ से बाबा साहब के जन्म दिवस पर अपने तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। बाबा साहब के जो 3 मंत्र थे, जो 3 उन्होंने हमें अनमोल रत्न दिए थे, उन पर हमने अमल तो किया, लेकिन पूरी तरह हम नहीं कर पाए। मैं आज बहुत ही तहे दिल से पहाड़िया साहब का हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने क्षेत्र की तरफ से, अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से, कि उन्होंने पहली बार ऐसा जो प्रयास किया है वो बेहद सराहनीय है और इनकी मेहनत जाया नहीं जाएगी, इस चीज का हमें विश्वास है। और मकवाना साहब से भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि वो विशेष ध्यान दें इस बात पे कि जिस तरह का ये प्रोग्राम आज पहाड़िया साहब ने यहाँ आयोजित किया है, हर साल हम सब बढ़ चढ़ कर बाबा साहब के जन्म दिवस पर इससे भी बढ़िया भव्य विशाल प्रोग्राम कर सके। आज जो हरिजन शब्द लगता था वो दिल्ली की सरकार से हटवा दिया था। हरिजन शब्द बड़ा खतरनाक शब्द है। ठीक है, महात्मा गांधी ने उस दिन दे दिया जिसको हम बुजुर्गों ने अपनाया। जब हम पढ़े लिखे तो हमें ज्ञान हुआ कि हरिजन शब्द का असली तथ्य क्या है। तो मैं प्रार्थना करूंगा ऐसी बात, हमें सही मायने में यदि डॉक्टर अम्बेडकर जी नहीं होते और रमाबाई उसकी पत्नी नहीं होती तो हिंदुस्तान के शेड्यूल कास्ट के लोगों का कभी विकास नहीं होता। यदि इस मुल्क में महात्मा गांधी नहीं होते तो देश आजाद नहीं होता, ऐसी मेरी सोच है। लेकिन वो क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव जी और भी नेता उनके साथी नहीं होते तो कहीं ना कहीं बांधा हो जाती। मैं साथियों डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में जितना मैंने पढ़ा है, शायद मुझे दुख है कि बहुत से साथियों से मैंने पूछा कि उनकी पत्नी का क्या नाम है, शेड्यूल कास्ट के लोगों से पूछा, उन्हें पत्नी का नाम नहीं। जिस कौम के लोगों को अपनी कौम का इतिहास का ज्ञान नहीं होता वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकते। ये बात जिस कौम के लोगों को अपनी कौम का इतिहास का ज्ञान नहीं होता उसकी कभी सोच नहीं बनती, और जब सोच नहीं बनती तो वो सब ज्ञान नहीं आता, और जब ज्ञान नहीं आता तो तरंगे पैदा नहीं होती, और जब तरंगे पैदा नहीं होंगी तो शक्ति नहीं आएगी, और जब शक्ति आएगी तो जिस चीज को चाहना है उसको छीन लेंगे। मकवाना साहब जी, मैं आपके कास्ट का हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि वो जमाने में 1936 में यदि भारत में बुनकर समाज के व्यक्ति नहीं होते और उन्हें खादी बनाने वाले, कपड़ा देने वाले नहीं होते और उनकी सेना खादी नहीं बनती तो देश की आजादी में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा हो जाती। लेकिन मैं खेत से कहता हूँ कि दिल्ली की कांग्रेस कमेटी में 44 साल से कंटिन्यू मैं काम कर रहा हूँ और चैलेंज कांग्रेस को देता रहा हूँ कि 70 विधानसभा में मेरा टेस्ट नहीं दी और टेस्ट के बाद मैंने महामंत्री बनाए। लेकिन अफसोस की बात है, राम बाबू के अलावा किसी की आंखें नहीं खुली, हम लोगों को ब्लैकमेल करते रहे। आज भी कांग्रेस में जितना बुनकर समाज का लोग अपनी कांग्रेस को मां मानता है क्योंकि कांग्रेस को बुनकर समाज के लोगों ने बनाया। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? महात्मा गांधी को सेना की जरूरत थी, खादी फौज की जरूरत थी, यदि खादी फौज नहीं होती तो देश की आजादी में कहीं बाधा होती। आज के दिन मैं सभी साथियों को, सभी नेता मेरे से सीनियर भी बैठे हैं जूनियर, मैं सभी को एक निवेदन करना चाहता हूँ, यदि सही मायने में आपने डॉक्टर अम्बेडकर को अपनाया तो अपने घर में डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर रखिए जिससे बच्चों को पता लगे कि डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर है। अरे डॉक्टर भीमराव हमारे लिए भोला पार्वती के रूप में, यदि डॉक्टर हमारे लिए भगवान है और वो पार्वती है तो मैं उनके धन्यवाद देता हूँ कि मेरे जैसे अपना सिपाही को बोलने का मौका दिया। धन्यवाद सर। राणा जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने माननीय द्विवेदी साहब और मकवाना साहब से पहले चंद 2 वक्ता और बस दो और हमारे वाइस चेयरमैन हैं मेरे साथ शिवराम सिंह जी 2 मिनट में अपना वक्तव्य देंगे। साहब कौन है? मकवाना साहब कैसी मूर्ति है? लेकिन मकवाना साहब हमारे बीच में बैठे हैं। मकवाना साहब ये सच्चाई है कि दिल्ली में हमारे लोगों की वोट ली जाती है, इलेक्शन आता है, लड़ाई में झगड़े में
कर पैसे दे करके बेचारे मेहनत करके कांग्रेस को जिताते हैं सोनिया गांधी के नाम पर। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आप जैसे बुद्धिजीवी व्यक्ति को हिंदुस्तान में एक ऐसे बुद्धिजीवी व्यक्ति को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनाया है। आपकी बहुत बड़ी हैसियत है। मकवाना साहब से निवेदन है कि मकवाना साहब इन सब बातों को हमारे दलित युवाओं को, दलित माता बहनों को जो ये सब बात हो रही है, इनको जो है आप सोनिया गांधी तक पहुंचाएंगे, ये ऐसा हमारा निवेदन है। जय भीम, जय भारत। ये जितने मेरे साथी, मेरा निवेदन है कृपया अंदर आ जाएं। जो लोग बाहर खड़े हैं, वो जलपान की व्यवस्था आप ही के लिए, कृपया उसके पास ना खड़े हो, वो कहीं नहीं जा रहा जलपान। साथियों, मेरा निवेदन है कृपया अंदर श्री देवेंद्र नाथ द्विवेदी जी से वो कृपया आए और हमें अपना वक्तव्य आशीर्वाद के रूप में प्रदान करें। श्री द्विवेदी जी, जोरदार तालियां बजाइए। नौजवान जुझारू नेता हमारे जुझारू नेता, अत्यंत व्यस्त नेता पहाड़िया जी, देवी और सज्जनों, राष्ट्र नायक या अपने को उनसे जोड़ने का प्रयास करना है। जब कभी भी जब हम अंबेडकर जी की जयंती मनाते हैं तो एक इतिहास बोध के साथ हमें उनकी जयंती मनानी चाहिए। अंबेडकर जी उन लोगों में थे जो न केवल एक अग्रणी राष्ट्र निर्माता थे, बल्कि उन्होंने इतिहास को बनाने का काम किया महात्मा जी के साथ और पंडित जी के साथ। वो बहुत आयामी व्यक्ति थे। जब हम अंबेडकर जी की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? उन्होंने कहा कि दलितों को अग्रणी भूमिका दिया जाना चाहिए। विश्व के इतिहास में बहुत सी क्रांतियां हुई हैं। रूस की क्रांति, बहुत खून खराबा हुआ। फ्रांस की क्रांति, बहुत खून खराबा हुआ। अमेरिकन रिवॉल्यूशन, बहुत खून खराबा हुआ। विश्व के इतिहास में एक क्रांतियों की क्रांति हुई जिसमें राष्ट्रपिता और अंबेडकर ऐसे भविष्य दृष्टा विश्व के इतिहास निर्माताओं ने शांति के रास्ते पर एक ऐसा देश जो जातियों से, धर्मों से बटा हो, जहां हिंदुस्तान के एक हिस्सा का व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी एक भाषा में, स्थानीय भाषा में बोल न सके, जो न केवल ऐसे बटा हो बल्कि ऐसे भी बटा हो, ऐसे को राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से, राष्ट्रीय आंदोलन की जो ऊर्जा हमारे सांसद जयप्रकाश अग्रवाल जी भी, मेरे छोटे भाई हम लोग आ गए, आइए। तो एक ऐसे क्रांति के माध्यम से राष्ट्र निर्माण जो हुआ और भावी भारत की भित्ति, मकान, आप लोग मकवाना जी को सुनना चाहेंगे। वो हमारे पुराने मित्र हैं, गृह मंत्री रहे हैं, जो मैं सांसद था, जो मैं कांग्रेस का महासचिव था, सबसे ज्यादा रिश्ता है। 5 साल मेरा काम कर लूंगा। टेंशन नहीं बैठेंगे लोग। आज यहाँ बैठे बैठे मुझे एक घटना का स्मरण आ गया। घूमते रहेंगे। सन 96 में जब बेचैन है हमारी पार्टी और बहुजन समाज के बीच में एक और आ गया, मैंने कहा कांसीराम जी, जब हम अम्बेडकर जी की बात करते हैं तो हम लोगों को एक अम्बेडकर की बात कर रहे हैं या कई अम्बेडकर की बात कर रहे हैं? मैं तो उस अम्बेडकर की बात करने के लिए आपके साथ बैठा हूँ जो दलितों की नेता के साथ साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता को स्थापित करने के प्रयास के प्रति, जिन्होंने भारतीय संविधान को बनाने की जो
केंद्र कमेटी थी, उसके अध्यक्ष चुनाव महात्मा जी ने और पंडित जी का प्रावधान सन 91 में हुआ। उसका भी प्रस्तावना समग्रता थी, संपूर्णता थी, बहुआयामी व्यक्तित्व जो उनका था वो आपके सामने आएगा। तो आप उनके साथ इतिहास के साथ अब तो पुराने राष्ट्र नायकों को भी काफी बंटवारा हो रहा है। स्टैंड लाना भूल गया कुछ पार्टियां हैं जो कि उन्हीं का कब्जा है। मनोनीत हुआ ड्राफ्टिंग कमेटी में मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मुझे ड्राफ्टिंग कमेटी में कैसे चुना गया। और जब ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयर ने जो काम किया वो लालजी कृष्ण अय्यर और पंडित नेहरू और सारे लोगों को नतमस्तक करा दिया अपने सामने। अपनी गुणवत्ता, अपनी क्षमता, अपनी इंडियन के संविधान के बारे में और अमेरिका के संविधान के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा उसको पढ़कर अमेरिका और ब्रिटेन के विशेषज्ञ ये समझने लगे कि कैसे कोई भारतीय व्यक्ति हमारे संविधान के बारे में ऐसा विश्लेषण करता है जो हमारे लिए नहीं आया। जैसा पैसा मिलेगा वैसा काम करेंगे, पैसा भी इसी के हिसाब से दिया, इसलिए इसे लेकर आए। आज में कितना रिकॉर्डिंग ले रहे हो? क्या कितना ले रहे हो आज में? वो तो हमारा तो एक्सपोजिंग पे आए हुए हैं, लेने वाला दूसरा, उसने हमें ये पकड़ा है हमारे पास। डीवी देता, डीवी दिया आज जमाना डीवी का यहाँ तो सब चला रहे थे जो चल चलाने को मैंने पता नहीं क्या क्या चला दिया है। तो हम उस अम्बेडकर का स्वागत करते हैं, उस अम्बेडकर से अपने को जोड़ने का प्रयास करें, इस बात के इतिहास को उसके साथ बने उनका स्वागत करें। जो आ रहे हैं, जा रहे हैं और अपने आपकी और पटवाने की ज़्यादा समय अपने को जोड़े। तभी इस हिंदुस्तान का उन्होंने सपना देखा था, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय को मुकम्मल करने के लिए जो उन्होंने नक्शा खींचा था उसको अमली जमा कराने के लिए हम एक साधारण नागरिक क्या कर सकते हैं, यही सही मायने में उनको श्रद्धांजलि। इन शब्दों के साथ एक बात ठीक बैठे हो उस महान पुरुष को इस स्मृति में मैं अपने को नमन करता हूँ। हमारे बीच में हमारे सांसद लोकप्रिय नेता श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी भी बुला रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि कृपया 2 मिनट वो भी अपने वक्तव्य द्वारा हमें संबोधित करें। श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी, मात्र 2 मिनट के सर्व सबका बोलिए। आदरणीय मकवाना साहब, द्विवेदी जी, वर्मा जी, हमारे दोस्त गोपाल पहाड़िया जी, साथियों, दोस्तों, दरअसल अभी राजकुमार गोली जी कह रहे थे कि 2 अच्छे बोलने वालों के बीच में जो आदमी आता है उसका हश्र वही होता है जो मेरा होने वाला है। मुझे बहुत खुशी है कि गोपाल पहाड़िया जी ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। हम दिल्ली वाले हैं और यहाँ रहने वाले सब लोग ज़्यादातर राजनीति को अच्छी तरह जानते हैं, किसका क्या जीवन रहा, कैसा रहा, उसने कितना लंबा समय लोगों की सेवा में गुजारा, वो इतिहास एक एक बच्चे को मालूम होता है। मुझे जो खास बात लगी वो ये कि कई बार किसी व्यक्तित्व में एक बिंदु ऐसा आता है कि बाकी सारा जो उसका जीवन होता है वो वहां आकर टिक जाता है। बाबा साहब को सब अपनी अपनी नजर से अलग अलग पहलुओं से देखते हैं और बाबा साहब हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता कहो, बनाने वाले कहो, उनको उसी नजर से देखा जाता है। लेकिन बाबा साहब के उसके अलावा बहुत सारे पहलू हैं। समाज सुधारक भी बाबा साहब थे। बाबा साहब ने
जो रूढ़िवादी लोग थे उनके खिलाफ बड़ा जबरदस्त आंदोलन किया, दलितों की आवाज को उठाया, वो अलग बात है, लेकिन समाज को सही रास्ते पर ले जाने के लिए जो सही दिशा होनी चाहिए वो बाबा साहब की थी। और वो जीवन गुजारने के बाद वो बने संविधान को लिखने वाले। अगर मैं सही हूँ, शायद मकवाना साहब मुझे, जहां तक मुझे जितना मैंने पढ़ा है या सुना है, तो एक पहलू वो हो सकता है कि आप जो कुछ भी हम बार बार उनके बारे में कहते हैं तो वहां से रुक जाते हैं, लेकिन जो उनकी एक लंबा समय जो उन्होंने समाज जीवन में हमेशा अच्छा काम करेंगे, दूरी की सोच रखेंगे, कोशिश ये करेंगे कि जिस संविधान को उन्होंने बनाया, जिस भारत के लिए बनाया, उस भारत को और तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए हम भी बाबा साहब के चरणों में शीश नवाते हुए आगे बढ़ते रहें और एक अच्छी सोच विचार रख के अपने समाज को संगठित करें, एक करें, सबको मिलाकर चलें। यही मैं आज के दिन कह सकता हूँ और मैं आशा करता हूँ, मेरे को मैंने देखा है गोपाल को काम करते हुए और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज उन्होंने सबको यहाँ इकट्ठा किया, बल्कि दिल्ली में बहुत सारी जगह प्रोग्राम है, आज वहाँ परेड मैदान में भी है, तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। अच्छा मेहनती काम करने वाले हैं और आगे भी इसी तरह काम करेंगे। हमारे त्यागी जी भी यहाँ बैठे हैं, लाला रामलाल जी भी बैठे हैं, मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। अब मैं 2 मिनट के लिए हमारे बीच में राजपाल जी, हमारे AICC सेक्रेटरी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, 2 मिनट राजपाल जी कृपया आप भी अपना थोड़ा सा वक्त हमें प्रदान करें। और उसके बाद हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय नेता, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री, हमारे चेयरमैन AICC के डॉक्टर मकवाना साहब को मैं आग्रह करूँगा वो हमारे को वक्त देंगे। राजपाल जी। आदरणीय श्री योगेंद्र मकवाना जी, मंचस्थ सभी नेतागण, भाई श्री गोपाल पहाड़िया, सामने बैठे भाई और बहनों, अभी हमें हमारे चेयरमैन साहब को सुनना है। बहुत से प्रवचन हुए, हमने भी सारी बातें सुनी। हम आपको एक ही बात बता के हमारी बात खत्म करेंगे कि पिछले 5 साल में पूरे हिंदुस्तान के दलित लोगों ने और विशेष करके दिल्ली के दलित भाइयों ने जो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और सरकार को मजबूर किया, वो जमाने की सरकार को संविधान में सुधार करने के लिए, उसमें जो 4 या 5 अमेंडमेंट हुए, वो सभी अमेंडमेंट के सामने हमारे विरोधियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया है। और अपील में मैं एक बात हमारे बड़े लोगों के सामने बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर LS सिंघवी जो बीजेपी के MP हैं, उन्होंने ये संविधान के अमेंडमेंट के समर्थन में राज्यसभा में वोट दिया है, लेकिन आज वही हमारे खिलाफ में हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट में वकीलात कर रहा है। इस बात को मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। बहुत ही गंभीर परिस्थिति है। हम लोग अगर इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो ये महामानव, हमारे मसीहा और हमारे पिता और हिंदुस्तान के संविधान बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने आज से 50 साल पहले जो अधिकार हमको दिया है, वो अधिकार छीनने का काम हिंदुस्तान के राजीव धवन, हरीश साल्वे, बीजेपी के सभी लोग और सभी हमारे दुश्मन लोग कर रहा है। अगर उसको रोकना है तो हमें एकजुट होके डॉक्टर बाबा साहब के रास्ते पे चलना पड़ेगा। बाबा साहब के जीवन के बारे में मैं क्या बताऊं, एक ही लाइन बोल दूंगा। उन आयोजित करने वाले अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष भाई श्री पहाड़िया, भाई श्री चंदेलिया, हमारे सांसद श्री जयप्रकाश जी, श्री प्रवीण भाई, मेरे परम मित्र और विचार विभाग के अध्यक्ष श्री देवेंद्र द्विवेदी जी, भाई श्री तेजपाल जी, बहुत से मित्र यहाँ बैठे, सबका नाम नहीं लेता हूँ, मंच पर विराजे सभी आदरणीय नेतागण, वडीलों और बहनों, इससे उस पर ज्यादा नहीं कहते हुए बाबा साहब ने जो कहा था और आज क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं।
एक बात तो अभी प्रवीण भाई ने बताई, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बाबा साहब हमको संगठित करना चाहता था और बार बार हम इसका एक त्रिमंत्र है वो दोहराते हैं हर मीटिंग में, शिक्षित बनो संगठित बनो वाला। लेकिन आज हमको हमारी जो एकता है उसको तोड़ने की कोशिश हो रही है। इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि नहीं ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन पार्लियामेंट में ही इसके बारे में बिल आ रहा है, कुछ सरकार उसके लिए दबाव डाल रही है और हमारे सांसद उसमें एक है। बात तो शुरू हुई है आंध्र से, चंद्रबाबू नायडू ने शुरू किया समाज को विभाजित करने का, और आज यहां भारत सरकार में भी संविधान की कलम 341 को अमेंड करने की बात चल रही है। क्यों? वो चाहते हैं दलित समाज का विभाजन करना, उसमें ग्रेडेशन करना है, उसमें आरक्षण का भी विभाजन करना चाहते हैं। जो एकता है वो टूट जाएगी। पहले आदिवासी और हरिजनों और दलितों की एकता थी, बंटवारा किया गया, अलग कमीशन बनाए गए, एक कमीशन की जगह 2 बन गए। अभी रहा जो दलित समाज उसको भी बंटवारा करने की कोशिश हो रही है। यहां नजदीक में मुलायम सिंह यादव ने 17 कम्युनिटीज को शेड्यूल कास्ट में डाल दिया, जो शेड्यूल कास्ट है ही नहीं। लेकिन 341 की कलम के मुताबिक पार्लियामेंट में पास करना पड़ता है, इसलिए यहां आया और रजिस्ट्रार जनरल ने बोला कि ये बराबर नहीं है, इसलिए उसको फेंक दिया, नहीं हो पाया। लेकिन उसने तो डाल दिया 17 को उत्तर प्रदेश में। अभी राज्यों को ये बात उसके हाथ में सत्ता दी जाएगी तो अपने मन के मुताबिक जो भी आया उसको डालेगी, और फिर क्या होगा वो तो कहना बहुत मुश्किल है। 1931 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और अन्याय हजारों साल से हुआ है, होता भी रहेगा, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि देश आजाद बने और इसमें हमारा प्रतिनिधित्व हो। हम जानते हैं कि हमारे साथ जिन लोगों ने अन्याय किया वो फिर से करेंगे। कहते हैं ये प्रांतीय सरकारों को सत्ता मत दो, सत्ता भारत सरकार के पास होनी चाहिए। यदि वो प्रांतीय सरकारों के पास गई, स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो फिर जो अपने पसंद आया ऐसा ही करेगी। और जो आज हमारी एकता है वो एकता तो टूटेगी, लेकिन फिर अन्याय जो पहले शुरू लंबा पकड़े है, लेकिन वो कब तक रुकेगा वो कहना मुश्किल है। तो कारण हो गई, जब हम जागरूक नहीं होंगे तो ये रुक नहीं सकता। जो आरक्षण की बात कही प्रवीण भाई ने, उसको जो चैलेंज किया है उसके लिए भी एकता चाहिए। कोई अकेला आदमी लड़ नहीं सकता। और जो लोग आपके वोट लेते हैं, जो आपके बलबूते पर ऊपर बैठे हैं, वो, और समय अभी आ गया है जब हम ये सब चीज आगे मत आए और सोच करें, सोचे बैठ जाए ना, और आगे आने वाली लड़त के लिए तैयार हो जाए। डॉक्टर बाबा साहब ने एक जगह लिखा है कि मैं इस रथ को यहां तक लाया हूं, कम पीछे तो न ले जाए। आज उसको पीछे ले जाने की कोशिश हो रही है, और उसमें जो हम लोग जागरूक नहीं होंगे तो बड़ी मुसीबत आने वाली है।
1911 में सेंसस कमिश्नरों की जो कॉन्फ्रेंस मिली, उसमें किसको शेड्यूल कास्ट माना जाए उसके लिए कुछ क्राइटेरिया तय किया गया। 9 उसने फॉर्मूला दी कि भाई 9 बातें जिसमें है उसको ही शेड्यूल कास्ट माना जाए। उसमें पहली शर्त है कि जिसको गांव के कुएं से पानी भरने नहीं देते हैं। दूसरी बात है जिसको गांव का जो हजाम है उसकी सेवा नहीं करता है, उसका बाल नहीं काटता है। तीसरा यह है कि जिसको गांव के मंदिर में जाने नहीं देते हैं। ऐसी 9 जो शर्तें रखी है, ये 9 का अर्थ एक ही होता है कि जो अस्पृश्य है। भारत के संविधान की कलम 17 ने तो अनटचेबिलिटी निकाल दिया, लेकिन आज भी गांव में तो है, पढ़ने की तो नहीं है लेकिन मानसिक तो है ही। अभी 10 साल पहले ही हमारा सबसे ज्यादा प्रगतिशील डिस्ट्रिक्ट है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, उसका ही एक गांव में हमारे लोगों के पीछे बंदूक लेके फिरते जैसा कुत्ते को मारते ऐसा 9 लोगों को मार दिया। क्या हुआ? एक भी आदमी को सजा नहीं हुई। आंध्र के संदूर में 14 लोगों की कत्ल करके टुकड़े करके गली बैग में डाल के तुंगभद्रा में डाल दिया। मैं खुद वहां गया, रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट पार्लियामेंट में दी, एक भी आदमी को सजा नहीं हुआ। सैनिकों ने अलग स्कूल आगे के साथ हमारे मोहल्ले में थी, जहाँ खुद हमारे शिक्षक भी बहुत अच्छी तरह से पढ़े नहीं थे, उसके पास अब पढ़े। तो ऐसे तो लाखों बच्चे हैं हमारे जैसे, उसमें से कुछ अपनी बलबूते पर अपनी मेहनत से हमारे जैसे आगे आया, तो उसको देख के चलने का है कि वो ऑफिस बुलाया था अंदर सर? ये तो नेक्स्ट मंथ शिफ्ट करेंगे सर वहाँ पे नई दिल्ली में।